दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे नवागत पुलिसकर्मी हैं, उपनिरीक्षक हैं, उनके लिए विवेचना कैसे करनी है, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। विवेचना अर्थात इन्वेस्टिगेशन होता क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। विवेचना सीआरपीसी में सेक्शन 2 में वर्णित है कि विवेचना कोई पुलिसकर्मी सीआरपीसी के अधीन अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति जब साक्ष्य संकलन करता है तो उसे हम अन्वेषण कहते हैं। अब अन्वेषण किस चीज़ का होगा? जब कोई एफआईआर दर्ज होती है या किसी एनसीआर के 155(2) के तहत माननीय न्यायालय से अन्वेषण के लिए अनुमति होती है, तब उसकी विवेचना शुरू होती है। एफआईआर क्या है और 155 क्या है, इसके बारे में, एफआईआर के बारे में हम डिटेल से अलग से वीडियो तैयार करेंगे, लेकिन आंशिक रूप से हम एफआईआर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं कि एफआईआर उसे कहते हैं जो 154 सीआरपीसी में वर्णित है कि 2 इंग्रेडिएंट्स हैं कि जब किसी थानाध्यक्ष को किसी संज्ञेय अपराध की, 2 इंग्रेडिएंट्स ही महत्वपूर्ण हैं कि सूचना थानाध्यक्ष को और संज्ञेय अपराध की मिलती है। यदि मौखिक मिलती है तो वह लेखबद्ध करेंगे या कराएंगे और सूचनाकर्ता से हस्ताक्षरित कराएंगे, और लिखित मिलती है तो हस्ताक्षरित तो उसे दर्ज करेंगे या अपने निर्देशन पे दर्ज कराएंगे। तो जब एफआईआर दर्ज हो गई या एनसीआर की विवेचना का आदेश हो गया 155(2) के तहत, तो स्वयं थानाध्यक्ष एफआईआर की विवेचना करने के लिए धारा 156 सीआरपीसी में सशक्त है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, और 157 सीआरपीसी में प्रोसीजर है कि अन्वेषण कैसे किया जाए। तो उसमें संज्ञेय अपराध की सूचना जब भी दर्ज होती है तो अन्वेषण शुरू करने से पहले उसकी सूचना तत्काल मजिस्ट्रेट को दी जाएगी और अन्वेषण स्वयं थानाध्यक्ष शुरू कर सकता है। अपराधियों का पता लगाने के लिए, गिरफ्तारी के लिए स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ को भेजेगा। अब किसी अधीनस्थ को विवेचना मिलती है या थानाध्यक्ष स्वयं विवेचना ग्रहण करता है, तो उसे करना क्या है? एफआईआर में जो कंटेंट लिखा गया है, जो सूचना दी गई है, सबसे पहले ये देखना है, हमें सूचनाकर्ता से संपर्क करना है, सूचना को वेरीफाई करना है कि क्या सूचना है और किस स्थान पे घटना स्थल है, घटना कहाँ घटित हुई है, क्या घटना घटित हुई है। हमें तत्काल घटना स्थल पे आवश्यकता अनुसार पहुंचना है, और अगर सूचनाकर्ता सामने मौजूद है तो उससे भी विस्तृत जानकारी ले लेनी है। अब व्यावहारिक रूप से मैं उसको बताना चाहूँगा कि एफआईआर दर्ज हुई, अन्वेषण आपने शुरू किया, तो यह देखना है कि जो एफआईआर में सूचना दी गई है, लिखी गई है, क्या उस तरह की घटना घटित हुई है। यदि उस तरह की घटना घटित हुई है तो उसके संबंध में साक्ष्य क्या है, और यदि उस तरह की घटना घटित नहीं हुई है तो क्या कोई अन्य घटना घटित हुई है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई मुकदमा 356 में लिखा गया है, 356 आईपीसी में, लेकिन बाद में मालूम होता है 354 में लिखा गया, बाद में मालूम होता है कि घटना कुछ और है, तो हम उसको परिवर्तित कर देते हैं, उन धाराओं को, सेक्शन को परिवर्तित कर देते हैं और जिस तरह की घटना घटित हुई होती है उसके संबंध में साक्ष्य कलेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घटना घटित ही नहीं हुई होती है और एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ प्रकाश डालना चाहूँगा कि एफआईआर कोई साक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी के विरुद्ध मुकदमा लिखा देता है, एफआईआर दर्ज करा देता है, तो एफआईआर को साक्ष्य के रूप में न माना जाए, वह मात्र सूचना है। तो यदि कभी घटना घटित ही नहीं हुई है ऐसा मालूम होता है, तो झूठी सूचना लिखाने का कारण क्या रहा, उस कारण को भी मेंशन करते हुए हमें ये लिखना है कि ये घटना घटित ही नहीं हुई, और घटना घटित नहीं हुई इसका भी साक्ष्य ले आना है और मुकदमे को
जरिए अंतिम रिपोर्ट समाप्त कर देनी है और पूर्णतः झूठी सूचना अगर दर्ज कराई गई है तो 182 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर देनी है, रिपोर्ट देनी है, परिवाद दर्ज कराना है माननीय न्यायालय में। अब वादी से हमने पूछताछ किया। घटनाएं विभिन्न तरह की होती हैं, जैसे चोरी की घटना है, लूट है, डकैती है, मर्डर है और छल है, आपराधिक दुर्विनियोग है, आपराधिक न्यास भंग है, शरीर संपत्ति संबंधी और संपत्ति संबंधी अपराध है। हमें दोनों मामलों में, हर मामले में, चाहे वो एक्ट से रिलेटेड हो चाहे आईपीसी से रिलेटेड हो, हमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम घटनास्थल पे पहुंच के घटनास्थल को सुरक्षित कर लें। अगर हम घटनास्थल को सुरक्षित नहीं करेंगे तो हमारे सारे एविडेंस मिट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि मौके पर कभी कभी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है, कभी कभी पथराव होना शुरू होता है, लाइन ऑर्डर इशू उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले घटनास्थल संरक्षित करके सबसे प्रथम कार्य कि कई एंगल से घटनास्थल का फोटो ले लेना है। ये फोटो बाद में बहुत काम आएंगे। जैसे उस समय जब वो घटनास्थल सुरक्षित था तो घटनास्थल कैसा था, घटनास्थल के अगल बगल कौन सी दुकानें खुली थी, कौन से ठेले खोमचे लगे हुए थे, क्या पोजीशन थी, वो फोटोग्राफ आपका अस्थायी रूप से आपको बार बार देखने के लिए मिल जाता है। और उसी अनुसार आप जो है साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं, गवाहों को भी बुला सकते हैं। मालूम हो जाता है कि हाँ फला ठेला वाला लगा था यहाँ पे, यहाँ फला दुकान खुली थी, इस तरह से। अब घटनास्थल पर जो भी साक्षी आपको मिल रहा है, साक्षी का कथन, वादी का कथन, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आपको दर्ज करना है। घटनास्थल पर अगर कोई घायल व्यक्ति है या मृतक व्यक्ति है तो जितना जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुंचाइए या मर्चरी पहुंचाइए। अगर घायल है तो उसका डाइन डिक्लेरेशन बयान भी मजिस्ट्रेट से दर्ज करा लीजिए। इसी तरह से घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण करके जो भी भौतिक वस्तुएं वहां पड़ी हुई हैं, जैसे ब्लड है, वेपन है, कारतूस है, खोखा है, इस तरह की जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वहां पर दो साक्षियों के मौजूदगी में फर्द तैयार करना है। और जो भौतिक वस्तुएं मिल रही हैं, जैसे कोई वेपन मिल रहा है, कोई लाठी मिल रही है, कोई राड मिल रहा है, तो राड कितना लंबा था, कितना सेंटीमीटर, कितना इंच, कितना मीटर का राड था, लाठी थी तो कितना लंबाई थी उसकी, वेपन था तो कौन सा वेपन था, किस बोर का वेपन था, उसका हुलिया क्या है, ये सारी चीज़ें फर्द में आ जानी चाहिए। अब घटनास्थल पे आप तत्काल ये पता कर लें कि सीसीटीवी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अभियुक्तों के आने जाने के मार्ग पे दूर तक चारों तरफ जो भी रास्ते आते जाते हैं तो आप देख लें कि सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ है, और सीसीटीवी तत्काल प्रिजर्व करके 65 बी एविडेंस एक्ट के तहत आप एविडेंस लेकर के और उस वीडियो को, उस क्लिप को आप कंप्यूटर में सुरक्षित कर लें। बाद में सीसीटीवी डिलीट हो जाते हैं, 15 दिन 1 महीना के बाद वो डिलीट हो जाते हैं, फिर खोजने पर भी नहीं मिलता है। तो जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं सबके फुटेज आपको कवर कर लेने हैं। विवेचना में जब आप प्रस्थान करते हैं तो उसका समय होना चाहिए कि हम कितने बजे विवेचना में प्रस्थान किए, घटनास्थल पर कितने बजे पहुंचे, उसका मेंशन होना चाहिए टाइम, और जब आप अस्पताल पहुंचे उसका टाइम मेंशन होना चाहिए। जब आप विवेचना समाप्त कर रहे हैं तो उसका टाइम आपको मेंशन कर देना है केस डायरी में। हमें न्यायालय में विवेचना के माध्यम से अभियुक्त को सजा दिलाना है। हमारी विवेचना ऐसी हो कि हम उसको साबित कर पाएं संदेह से परे कि अमुक व्यक्ति ने ये अपराध किया है। ये बर्डन पुलिस पर होता है, अभियोजन पे होता है। तो हमें क्या क्या साबित कराना है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि न्यायालय में क्या क्या हमको साबित करना है ताकि अभियुक्त को सजा दिला सकें। यदि कोई अपराधी अपराध करता है और वह न्यायालय से छूट जाता है तो निश्चित रूप से सिर्फ एक कारण होता है कि विवेचना में कमी रह जाती है। इस वजह से ही न्यायालय से मुलजिम छूट जाता है, जमानत हो जाती है। यदि हम पूरी तरह से हर बिंदु को साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे पास एविडेंस है, तो न तो अभियुक्त की जल्दी बेल होगी और न ही अभियुक्त एक्यूटल हो पाएगा, उसे सजा हो जाएगी। अब हमें साबित क्या क्या करना है, हमें एफआईआर साबित करनी है कि हाँ ये एफआईआर अमुक व्यक्ति ने दर्ज कराया था।
फिर हमें कायमी साबित करनी है कि इस व्यक्ति ने जीडी में ये कायमी दर्ज किया था। एफआईआर सूचनाकर्ता साबित करेगा, उसका बयान कराना है, और हमारा जो लेखक होगा मुंशी थाने का, उसका बयान हमें कराना है, तो हमारा एफआईआर और कायमी साबित हो जाएगी। अब घटनास्थल पे विवेचक ने नक्शा बनाया है, तो नक्शा हमें अभियुक्तों के आने जाने के मार्ग को, घटनास्थल के अगल बगल के भौगोलिक स्थिति को, दुकानों को, मकानों को, सब कुछ वहाँ मेंशन करना है नक्शे में। घटनास्थल निरीक्षण के समय ही हमें पड़ोसी लोगों का, आसपास के लोगों का भी बयान लेना है। कुछ लोगों ने घटना देखा होगा और कुछ लोगों ने घटना को सुना होगा, उनसे भी हमें पूछताछ करके विस्तृत जानकारी लेनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें साक्षियों का बयान दर्ज कर लेना है। जैसे किसी मर्डर में अगर किसी साक्षी का बयान 2 महीने बाद लिखा जाता है, 4 महीने बाद लिखा जाता है, तो वह बहुत ही कमज़ोर बयान माना जाता है, उसका बहुत महत्व नहीं रह जाता है। और जो भी हम भौतिक प्रदर्श पाते हैं उसको एफएसएल में आवश्यकता अनुसार, जैसे डीएनए के लिए हमने सैंपलिंग कराया है, तो डीएनए के लिए कोई वेपन हमको मिला है तो उससे फायर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए जांच कराने के लिए जितना जल्दी हो सके हमें प्रदर्श भेज देना है कि जांच होकर के वो आ जाए। इसी तरह से अगर कोई मृतक है तो हमें पंचायतनामा गवाहों के सामने भरना है और गवाहों की गवाही करानी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इंजरी रिपोर्ट है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है, तो संबंधित डॉक्टर के बयान दर्ज करने हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि हमने किसी गवाह का बयान लिखा केस डायरी में, लेकिन यदि हमने चार्जशीट में उसका नाम नहीं लिखा है, तो डिफेंस को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता है। हम उसका परीक्षण नहीं करा पाते हैं, चाहे वो कितना ही मजबूत हमारा गवाह हो। तो हमें ध्यान से देखना है कि हमारे सभी गवाह आरोप पत्र में नामित हो गए हैं या कुछ छूट गए हैं, तो छूटना नहीं चाहिए। और महत्वपूर्ण है कि कोई अपराधी है तो उसका जो आपराधिक इतिहास है, आपराधिक इतिहास हमें केस डायरी में मेंशन करना है। अलग से तो लगाएंगे ही, लेकिन हमें केस डायरी में ही पूरा आपराधिक इतिहास उसका लिख देना है। अगर वह उसकी गैंग खुली है तो गैंग लिखना है, हिस्ट्री शीट है तो हिस्ट्री शीट, उसका नंबर वगैरह लिख देना है, सब कुछ डिटेल में हमको लिख देना है। और दोस्तों, जैसे विवेचना के संबंध में अलग अलग विवेचना के लिए अलग अलग कुछ डिफरेंसेज आएंगे, तरीका आएंगे। जैसे चोरी की विवेचना है, महिला संबंधी अपराध की विवेचना है, तो चोरी की विवेचना में हम कुछ और फिंगरप्रिंट्स वगैरह, फुटप्रिंट्स उठाते हैं। महिला संबंधी अपराध में हम डीएनए के लिए बाल भी लेते हैं और तमाम चीज़ें लेते हैं, ब्लड लेते हैं और डीएनए के लिए सैंपलिंग कराते हैं। तो अलग अलग विवेचना हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, चोरी की अलग, लूट की अलग, डकैती की अलग। और एक बिंदु मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में अगर डिटेल हम वीडियो में बताएंगे तो इसका सीधा सीधा लाभ अपराधी को हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या क्या हो सकता है, कैसे लिया जाएगा, कैसे हमें सीडीआर एनालिसिस करनी है, कैसे हमें इंटरनेट के माध्यम से एनालिसिस करनी है, तो जिसको आवश्यकता महसूस होगी वो सीधे हमें हमारे टेलीफोन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। किसी पुलिसकर्मी को हम ये चीज़ बता सकते हैं, बताएंगे, सहयोग करेंगे, अपराधी तक ये न पहुँचे इसलिए। और हमारा टेलीफोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर 7897541499। जय हिंद दोस्तों।